गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे थे सूखी डाली एकांकी जो कि उपेंद्रनाथ शास्त्री जी द्वारा लिखी गई। उसका हम भाग 4 जो है पढ़ रहे थे। भाग 4 के अंतर्गत हम अपना दूसरा दृश्य आज जो है पढ़ेंगे। देखिए कल तक क्या हुआ था कि सूखी डाली एकांकी में जो इंदु है ना, जो बेला की ननद है, उसको बेला की जो आदतें हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो वो गुस्से से क्रोधित होकर आती है उस बरामदे में जहाँ पर सभी उस मतलब परिवार की जो स्त्रियां बैठे रहती है उनको बताती है कि आज भाभी ने मतलब जो नई बहू है बेला, उसने ये किया। फिर आगे मंजली भाभी भी बताती है कि परेश तो अपने ऑफिस में नायब तहसीलदार होगा, लेकिन जो यहाँ पर तो अपनी पत्नी के सामने भीगी बिल्ली बनकर बैठ गए। और इस प्रकार वो दोनों जो है परेश मतलब बेला जो है वो इस परिवार में रहना नहीं चाहती क्योंकि उसको यहाँ के तौर तरीके पसंद नहीं आते और वो अलग होना चाहती है। तो इसी बात को दादा मूलराज तक यानी कि जो परिवार के मुखिया है उस तक ले जाने के लिए जो है परेश आता है दादाजी के पास पूछने के लिए। तब दादाजी उसे क्या कहते हैं कि परिवार से अलग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आज हम उस दृश्य को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए पेज नंबर निकालना है आपको 19 है ना, यानी 19 नंबर का पेज। उसमें दूसरा दृश्य देखिए। करमचंद का कथन है, बस करो जगदीश, क्या खटखट लगा रखी है, जरा आराम करने दो, अभी अभी खाना खाकर बैठे हैं कि तुम, है ना। फिर दादाजी क्या बोलते हैं, नहीं नहीं खेलने दो बच्चों को। बरगद की पूरी डाल ला कर आंगन में गड़ा दी और उसे पानी दे रहे नहीं जानते कि पेड़ से टूटी डाली जल देने से नहीं पनपती। यानी बच्चे हैं ऐसा नहीं समझते। मैं कहा करता हूँ ना बेटा कि एक बार पेड़ से जो डाली टूट गई उसे लाख पानी दो, उसमें वह सरसता ना आएगी और हमारा यह परिवार बरगद के इस महान पेड़ की ही भांति है। ऐसा दादाजी करमचंद को समझा रहे हैं। फिर करमचंद क्या बोलता देखिए, लेकिन शायद अब इस पेड़ से एक डाली टूटकर अलग हो जाए। ऐसा करमचंद जो है दादाजी को बता रहा है। तो दादाजी क्या बोलते हैं, क्या कहते हो, कौन अलग हो रहा है। तो फिर करमचंद बोलता है शायद छोटा अलग हो रहा है। छोटा मतलब कि परेश अलग हो रहा है ना। दादाजी बोले परेश पर क्यों, उसे क्या कष्ट है। करमचंद बोला कष्ट तो उसे नहीं छोटी बहू को है, मतलब बेला को। फिर दादाजी बोले मुझे किसी ने बताया तक नहीं, यदि कोई शिकायत थी तो उसे वही मिटा देना चाहिए था। हल्की सी खरोंच भी यदि उस पर तत्काल दवाई न लगा दी जाए बढ़कर एक बड़ा घाव बन जाती है और वही घाव नासूर हो जाता है। फिर लाख मरहम लगाओ ठीक नहीं होता। फिर करमचंद बोलता है मैं अच्छी तरह तो नहीं जानता, पर जहाँ तक मेरा विचार है छोटी बहू के मन में दर्द मतलब अभिमान की मात्रा जरूरत से ज्यादा है। मैंने वह मलमल के थान और रजाई के अबरे लाकर दिए थे ना, और सब ने तो रख लिए, पर सुना है कि छोटी बहू को पसंद नहीं आए। अपने मायके के घराने को शायद वह इस घराने से बड़ा समझती है और इस घर को घृणा की दृष्टि से देखती है। यानी वो अपने मायके के घर को अच्छा समझती है और यहाँ के घर को जो है घृणा की दृष्टि से देखती है। तब दादाजी क्या बोलते हैं देखिए, मेरा बड़प्पन बाहर की वस्तु नहीं, बड़प्पन तो मन का होना चाहिए। और फिर बेटा घृणा नहीं मिटाया जा सकता। बहू तभी पृथक होना चाहेगी जब उसे घृणा के बदले घृणा दी जाएगी, लेकिन यदि उसे घृणा के बदले स्नेह मिले तो उसकी सारी घृणा धुंधली पड़कर लुप्त हो जाएगी, है ना। घृणा को घृणा से नहीं समझा रहे दादाजी कि उसको प्रेम से मिटाना चाहिए। और महानता भी बेटा किसी से मनवाई नहीं जा सकती, अपने व्यवहार से अनुभव कराई जा सकती है। ठूंठ वृक्ष आकाश को छूने पर भी अपनी महानता का सिक्का हमारे दिलों पर उस समय तक नहीं बैठा सकता जब तक अपनी शाखाओं में वह ऐसे पत्ते नहीं लाता जिनकी शीतल सुखद छाया मन के सारे ताप को भर ले और जिसके फूलों की भीनी भीनी सुगंध हमारे प्राणों में पुलक भर दे। फिर अब भासी बोलता है, देखो छोटे बच्चे हैं वो बोल रहे हैं, दादाजी मल्लू और जगदीश ने मेरा वट का पेड़ उखाड़ दिया। क्यों उखाड़ा तूने, मेरा पेड़ क्यों उखाड़ा। दादाजी बोले पेड़, बच्चे ठहरो भासी, लड़ो मत बेटा, जाना करमचंद जरा हटाना दोनों को। फिर दादाजी फिर हुक्के की नली मुंह से लगा लेते हैं, परेश नीची नजर किए प्रवेश करता है। अब दादाजी क्या बोलते हैं, आओ बेटा परेश, वह मैं
मैंने 1-2 कपड़े भेजे थे ना, तनिक देखना बहू ने उन्हें धो डाला है या नहीं। धो डाले हो तो आओ जरा, फिर मैं तुमसे बात करूंगा। परेश बोला, मैं लज्जित, है ना, मैं मतलब लज्जित हो गया हूँ। दादाजी बोले, नहीं धुले तो फिर धुल जाएंगे बेटा, आओ इधर बैठो मेरे पास, मैं तो तुम्हें बुलाने ही वाला था, आओ आओ आकर बैठो। फिर दादाजी ने बोले, मुझे करमचंद से अभी पता चला है कि तुम्हारी बहू को रजाई के अबरे और मलमल का थान पसंद नहीं आया। तुम्हारे ताऊ ठहरे पुराने समय के आदमी, वे नए फैशन की चीजें खरीदना क्या जाने। अभी तो मैं कहता हूँ कि छोटी बहू को बाजार ले जाओ, वह स्वयं अपनी पसंद की चीजें ले आए। तब परेश बोला, जी। अब दादाजी क्या बोलते हैं, और मैं सोचता हूँ कि अब बहू आ गई है तो इंदू का दहेज तैयार करने में भी सहायता करेगी। तो परेश क्या बोलता, जी मैं इसलिए आया था। दादाजी बोले, हाँ कहो, झिझकते क्यों? तब परेश क्या बोलता है, जी बात यह है कि इस घर में बेला का मन नहीं लगता है। तो दादाजी बोले, इतनी जल्दी उसका मन कैसे लग सकता है बेटा, अभी कै दिन हुए, कितने दिन हुए उससे आए, और फिर बेटा मन लगता नहीं लगाया जाता है ना। परेश बोला, वह मन लगाती ही नहीं। फिर दादाजी बोले, तो हमें उसका मन लगाना चाहिए, वह एक बड़े घर से आई है, अपने पिता की इकलौती बेटी है, कभी नाते रिश्तेदारों में रही नहीं, इस भीड़ भाड़ से वह घबराती होगी, इतने कोलाहल से वह ऊब जाती होगी, हम सब मिलकर इस घर में उसका मन लगाएंगे। तो परेश क्या बोलता है, उसे कोई भी पसंद नहीं करता, सब उसकी निंदा करते हैं। अभी मेरे पास माँ, बड़ी ताई, मंझली ताई, बड़ी भाभी, मंझली भाभी, इंदू, रजवा सब आई थी, सब उसकी शिकायत करती थी, ताने देती थी कि तू उसके हाथ बिक गया है, तू उसे कुछ नहीं समझाता, और इधर उधर वह उन सबसे दुखी है, कहती है बस मेरा अपमान करती है, सब मेरी हंसी उड़ाती है, मेरा समय नष्ट करती है, मैं ऐसा महसूस करती हूँ जैसे मैं परायों में आ गई हूँ, अपना एक भी मुझे दिखाई नहीं देता, आप मेरी माने तो। फिर दादाजी बोले, हाँ कहो। परेश बोला, बात यह है कि वह आजादी चाहती है, दूसरों का हस्तक्षेप, दूसरों की आलोचना उसे पसंद नहीं, वह समझती है कि वह छोटी बहू है, इसलिए सब उसकी आलोचना करना, उसे आदेश देना अपना कर्तव्य समझते हैं। और हाँ, वह अपनी अलग गृहस्थी बसाना चाहती है, जहाँ उसे कोई रोकने वाला न हो, जहाँ वह स्वेच्छा पूर्वक अपना जीवन बिता सके। वह चाहती है कि यदि बाग वाला मकान उसे मिल जाए तो वह सुख शांति से रहे। मैं तो सदैव यहाँ बना ना रहूंगा, कुछ ही दिनों की बात है, मेरी तब्दीली हो जाएगी, मतलब मेरा ट्रांसफर हो जाएगा। उतने दिन को यदि आप बाग वाले मकान का प्रबंध कर दें, उसकी स्वार्थ बुद्धिमत्ता, अनमनस्कता और तिलमिलाहट में उसकी यही इच्छा काम करती है। अब मैं उसे कैसे समझाऊं? तब दादाजी बोले, यूँ तो इस झंझट से छुटकारा पाने का सरल उपाय यही है कि तुम्हें बगल वाला मकान दे दिया जाए, वह बड़ा भी बेकार है, और अभी मैं उससे किसी तरह का काम लेने का भी इरादा नहीं रखता, पर तुम जानते हो बेटा, मेरे जीते जी यह असंभव है। मैं जब अपने परिवार का ध्यान करता हूँ तो मेरे सामने वट का महान पेड़ घूम जाता है, शाखाओं, पत्तों, फूलों से भरा पूरा, और फिर मेरी आंखों के सामने इस महान वृक्ष की डालियां टूटने लगती है और वह केवल टूट रह जाता है, और मैं सिहर उठता हूँ। ना बेटा, मैं अपने जीते जी यह सब ना होने दूंगा, तुम चिंता ना करो, मैं सबको समझा दूंगा, घर में किसी को तुम्हारी पत्नी का तिरस्कार करने का साहस ना होगा, कोई उसका समय नष्ट ना करेगा। ईश्वर की अपार कृपा से हमारे घर सुशिक्षित सुसंस्कृत बहू आई है, तो क्या हम अपनी मूर्खता से उसे परेशान कर देंगे? तुम जाओ बेटा, किसी प्रकार की चिंता को मन में स्थान ना दो, मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढ निकालूंगा। तुम विश्वास रखो, वह अपने आप को परायों से घिरी अनुभव न करेगी, उसे वही आदर सत्कार मिलेगा जो उसे अपने घर में प्राप्त है। फिर परेश बोला, जैसा आप उचित समझे। फिर दादाजी क्या बोले, और देखो, तुम स्वयं भी इस बात का ध्यान रखना, तुम्हारी किसी बात से उसका मन न दुखे, कोई भी ऐसी बात ना करो जिसे वह अपना अपमान समझे, और तुम उसे साथ ले जाकर नगर से सब चीजें खरीद लाओ, शेष की चिंता तुम ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकाल लूंगा। अब परेश बोला, जैसे आपकी इच्छा। उसके बाद देखिए कि रजवा जी आई। दादाजी बोले, छोटी बहू के अतिरिक्त सबको यहाँ भेज दो, कहो कि सब काम छोड़कर मेरे पास आए, और सुनो, कोई ना रहे, सबसे कहना कुछ क्षण के लिए अवश्य यहाँ आए। रजवा बोली, जी मैं अभी जाकर सबसे कह देती हूँ। रजवा क्या है, यहाँ की नौकरानी है। अब दादाजी बोले, इंदू कहाँ है? वह नहीं दिखती।
नंबर का पेज निकाल लीजिए, उसमें देखिए बैठो बेटा। दादाजी बोले बैठो बेटा, मैंने आज तुम सबको एक विशेष अभिप्राय से बुलाया है। मुझे ये सुनकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगता। तब इंदु बोली दादाजी बोले इंदु बेटा, मुझे अपनी बात कह लेने दो। मुझे यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगता। दोष उसका नहीं है, दोष हमारा है। वह एक बड़े घर की बेटी है, अत्यधिक पढ़ी लिखी है, सबसे आदर पाती है और राज करती आई है। यहाँ वह केवल छोटी बहू है। यहाँ उसे हर एक का आदर करना पड़ता है, हर एक से दबना पड़ता है, हर एक का आदेश मानना पड़ता है। यहाँ उसका व्यक्तित्व दबकर रह गया है। मुझे यह बात पसंद नहीं। बेटा बड़ा वास्तव में कोई उम्र से या दर्जे से नहीं होता, बड़ा तो बुद्धि से होता है, योग्यता से होता है। छोटी बहू उम्र में ना सही, अभी में हम सबसे निश्चय ही बड़ी है। हमें चाहिए कि उसकी बुद्धि को, उसकी योग्यता से लाभ उठाएं। मेरी इच्छा यही है कि उसे यहाँ वही आदर सत्कार मिले जो उसे अपने घर में प्राप्त था। सब उसका कहना माने, उससे परामर्श ले, और मैं प्रसन्न होऊंगा यदि उसका काम भी तुम लोग आपस में बांट लो और उसे पढ़ने लिखने का अधिक अवसर दो। उसे अनुभव ही ना हो कि वह किसी दूसरे घर में, किसी दूसरे वातावरण में आई हो। बेटा यह कुटुंब एक महान वृक्ष है। फिर समझा रहे दादाजी, हम सब इसकी डालियां हैं, डालियों में ही पेड़ है, और डालियां छोटी हो चाहे बड़ी, सब उसकी छाया को बढ़ाती है। मैं नहीं चाहता कोई डाली इससे टूटकर पृथक हो जाए। तुम सदैव मेरा कहना मानते रहे हो, बस यही बात मैं कहना चाहता हूँ। यदि मैंने सुन लिया किसी ने छोटी बहू का निरादर किया है, उसकी हंसी उड़ाई है या उसका समय नष्ट किया है, तो इस घर में मेरा नाता सदा के लिए टूट जाएगा। अब तुम सब लोग जा सकते हो। फिर दादाजी बोले इंदु बेटा और मछली बहू तुम जरा बैठो। मछली बहू तुम अपनी हंसी को उन लोगों तक ही सीमित रखो बेटा जो उसे सहन कर सकते हैं। बाहर के लोगों पर घर में बैठकर हंसा जा सकता है, किंतु घर के लोगों को तब तक हंसी का निशाना बनाना ठीक नहीं जब तक वे पूर्णतः घर का अंग न बन जाए। और इंदु बेटा तेरी छोटी भाभी बड़ी बुद्धिमती, सुशिक्षित और सुसंस्कृत है। तुझे उसकी हंसी उड़ाने, उससे लड़ने झगड़ने के बदले उसका आदर करना चाहिए, उससे ज्ञानार्जन करना चाहिए। तुम दोनों को मैं इस विषय में विशेषकर सावधान रहने का आदेश करता हूँ। अब तुम जाओ और देखो, फिर मुझे शिकायत का अवसर न मिले। यही मेरी आकांक्षा है कि सब डालियां साथ साथ बढ़े, फूले फले, जीवन की सुखद शीतल वायु के परस से झूमे और सरसाए। पेड़ से अलग होने वाली डाली की कल्पना ही मुझे सिहरा देती है। हमें क्या बोलती है, देखो, हमें क्षमा कीजिए दादाजी, हमारी ओर से आपको कभी शिकायत का अवसर न मिलेगा। फिर देखिए आगे भासी क्या बोलते हैं, हम सुन चुके हैं, हम नहीं आते, हर बार वही कहानी। दादाजी बुला रहे हैं भासी मल्लू को, जगदीश आओ, आज तुम्हें एक कहानी सुनाए बरगद के पेड़ और उसके बच्चों की। तो भासी क्या बोलता है, हम सुन चुके हैं, हम नहीं आते, हर बार वही कहानी। मल्लू क्या बोला, चांद राजा तारा राजा की सुनाओ तो आए, हर बार वही कहानी। एक था बरगद का पेड़, बस यही कहानी सुनाते हो आप लोग, है ना। तो दादाजी बोले यही तो जीवन का सुदृढ़ विशाल और महान बनाती है। यही तो मतलब कि ये जो कहानी है वही क्या करती है, जीवन को सुदृढ़, विशाल और महान बनाती है। इस प्रकार ये दूसरा दृश्य समाप्त हो गया। अब तीसरे दृश्य में क्या होता है आगे की कहानी में, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो बच्चों आज की कक्षा यही समाप्त कर रहे हैं। आप लोगों के लिए होमवर्क में कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आप फिर से रीडिंग करेंगे। धन्यवाद बच्चों।